जय हिंद एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसका वॉल्यूम फर्स्ट है। ये यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 1 है और इसका वॉल्यूम 2 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जब तक वॉल्यूम 2 आता है तब तक वॉल्यूम 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। इसमें बात करें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और डेली हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी अच्छे से व्याख्या के साथ हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी विशेषता की बात करें तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्नों का संकलन है। बदलते पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्नों का सरल एवं विस्तृत व्याख्या है। पीवाईक्यू के अनुसार सभी विषयों का समावेशन है। एक वर्ष के करेंट अफेयर का समावेशन है। इसमें ये सब आपको देखने को मिलेगा। और बात करें अगर कि ये इसकी पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लास आएंगी सबका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट। यहाँ पे प्रैक्टिस 1 देखने वाले हम लोग यहाँ से, और डेली एक एक करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहीं पे जो है आपको पूरा टोटल 15 का 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का कटअप निर्धारित कर देते हैं। तो आज का मेल का कटअप जो होगा वो 55 प्लस, यानी कि आपका 55 प्लस है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। और फीमेल का कटअप जो है वो 50 प्लस माना जाएगा। आप लोग कमेंट करके आखिरी में जो है कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है इसमें। थोड़ा सा ये टेस्ट जो है थोड़ा सा लेवल हाई करके बनाया गया है इसको। मैंने जहाँ तक देखा कि इस टेस्ट को थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें सब प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, टफ मिलेगा। जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न होता है उसी को ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। तो इसमें टेस्ट में अगर नंबर कम आता है इसमें, इसीलिए कटअप को जो है 55 ही कटअप आपका निर्धारित किया गया है, क्योंकि प्रश्नों का संकलन इसमें जो है एनसीईआरटी के आधार पर किया गया है। तो प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट करने हैं। देखिए सरल प्रश्न हर विद्यार्थी बना सकता है, लेकिन सिलेक्शन उसी प्रश्नों से होता है जो कि प्रश्न कठिन होता है और सब लोग नहीं कर सकते, आप केवल कर सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन उसी से होगा जो प्रश्न कठिन होगा, क्योंकि सरल सब लोग बना लेते हैं। चलिए बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से, कह रहा है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है। अब कौटिल्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कितने मतलब इसके जो है अधिकरण हैं, कई बार पूछा जाता है। तो इसके 15 अधिकरण हैं। अधिकरण कितने हैं? 15 है। और बात करें इसके प्रकरण कितने हैं तो 180 प्रकरण है। ये कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये जो बुक है ये मौर्यकालीन जो है वहाँ के मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में है। कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है। तो ये जो है मौर्यकालीन राजनीति यानी मौर्यकालीन जो प्रशासन है उससे संबंधित ये बुक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख जो है ये विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है। याद रखिएगा कौन सा अभिलेख? दसपुर अभिलेख। ठीक है। अब बात करें सूपिया अभिलेख की, तो ये जो सूपिया अभिलेख आपको दिख रहा है ये आपका मध्य प्रदेश के जो है एमपी के रीवा जिले में, कहाँ पे? एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या है तो सूपिया अभिलेख में गुप्तों की वंशावली देखने को मिलेगी। गुप्तों की जो है वंशावली आपको सूपिया अभिलेख में देखने को मिलेगी। और बात करें कि गुप्त वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? घट्टोकच अभिलेख भी कहते हैं, घट्टोकच वंश भी कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। घट्टोकच वंश के भी नाम से जो है आपको गुप्त वंश को जानते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। अलबरूनी के जो है विद्वता से प्रभावित होकर ममूनी शासक ने जो है उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। ठीक है। अब अलबरूनी के बारे में बात करें, अलबरूनी जो था कौन था? अलबरूनी एक इतिहासकार था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। और ये एक जो था इसका जन्म कब हुआ था तो 900, याद रखिएगा 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और ये जो है
इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है किताबुल हिंद। याद रखिएगा, किताबुल हिंद, जिसको तहकीके हिंद भी कहा जाता है। कहीं कहीं किताबुल हिंद होगा, कहीं या तो आपसे पूछ लिया जाएगा तहकीके हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की रचना है, ठीक है। और तहकीके हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास, ठीक है। याद रखेंगे, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था, अलबरूनी। क्लियर। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था? विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर प्रथम को। हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है साथ साथ में आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंकर। यानी कि शंकर मतलब क्या हो गया? शंकराचार्य। शंकराचार्य, शंकराचार्य को जो है हम लोग प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जानते हैं। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शंकराचार्य धर्म की एकता के लिए 4 मठ को स्थापित किए थे। आप सभी जानते हैं कि 4 मठ जो है वो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। कौन कौन सा मठ था? एक था श्रृंगेरी, याद रखिएगा, श्रृंगेरी। दूसरा क्या था? जगन्नाथपुरी था, द्वारका था और बद्री का आश्रम था, ठीक है। ये 4 जो है, जिसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से आपका क्लास भी 2 दिन से नहीं हो रहा था। अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन जो है आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने की वजह से जो है क्लास कंटिन्यू करना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखते हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। रैयत मतलब ही होता है किसान, रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान, ठीक है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, बिल्कुल राइट है, पट्टे पर दिया जाता था। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। कर लगाने से पहले कह रहा है कि भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है आपका। यानी कि ऑप्शन तीनों आपका सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, तो देखिए 1792 की बात है। कब? 1792 में इसको लागू किया गया था। 1792 में लागू किया गया था। कहाँ पे? 12 महल के क्षेत्र में सबसे पहले लागू किया गया था, 12 महल के क्षेत्र में। और कौन किया था? तो उसका नाम था कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, नाम याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। बहुत ही फेमस आंदोलन है ये, प्रजामंडल आंदोलन। ये आपको जब तक एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, अन्य बुक में आपको ये नहीं मिलेगा प्रश्न। तो याद रखिएगा, प्रजामंडल आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, त्रावणकोर हो गया, ऐसे राज्यों में जो है भारतीय शासकों द्वारा जो है एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये एससीईआरटी का क्लास 8 का क्वेश्चन है आपका। ये देखिए, तो ये कौन थे? तो ये आपके थे जदोनांग थे। कौन थे? जदोनांग थे। जदोनांग जो थे ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात करें जदोनांग की, तो ये मणिपुर क्षेत्र से संबंधित है। कि यहाँ से? मणिपुर से संबंधित है ये। और इनकी बात करें तो इन्हीं के जो है बहन थी, ये चचेरे भाई थे, रानी गिडालू। रानी गिडालू जो थी ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, आदिवासी रही है। इनको रानी की उपाधि जो है पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी। तो ये जदोनांग जो थे ये पहली बार महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। इनका नाम था जदोनांग। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। ठीक है, देखिए 3 लोगों को, आपको पता होगा लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें 3 लोगों को फांसी दी गई थी। वो 3 लोग कौन कौन थे, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कौन कौन थे, तो भगत सिंह को दिया गया था, बिल्कुल सही है। सुखदेव को दिया गया था, ये भी है। राजगुरु को भी दिया गया था, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है ये किस मामले में जो है इनको फांसी दी गई थी, तो ये लाहौर षड्यंत्र के मामले में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में जो है 23 मार्च 1931, डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इसी दिन जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो ये इससे संबंधित नहीं है, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोगों को मुकदमा चलाया गया था, लेकिन फांसी जो हुई थी वो 3 लोगों को हुई थी। ठीक है, कुछ लोगों को आजीवन कारावास मिला और कुछ लोगों को जो है कैद में कैद किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ये सब जो जितने आपको दिख रहे हैं कौन थे, एचआरए के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है ये सदस्य थे। अगला प्रश्न बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो फ्रांस की क्रांति के समय शासक जो था वो था लुई 16वां। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। याद रखिएगा 1789 में आपको फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय वहाँ का शासक लुई 16वां हुआ करता था। ठीक है, अगर बात करें लुई 16वां की, तो लुई 16वां जो था 1774 में सम्राट बनता है। फ्रांस का जो है सम्राट 1774 में बना था और 1789 में जो है ये यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना जो है कब घटित हुई थी, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 22 जनवरी 1905 को। 22 जनवरी 1905 को जो है खूनी रविवार की घटना घटी थी। याद रखिएगा खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी, 22 जनवरी 1905 को। इसको याद रखना है आपको। अगला बात करता है लघु अंडमान एवं लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है। लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करता है, तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल जो है आपका विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चैनल के बारे में देखेंगे जहाँ से अक्सर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा आपसे 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। याद रखिएगा, अगर कहीं कॉपी है, एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है उसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके वहाँ नोट डाउन जरूर कीजिए। 6 डिग्री चैनल तो आपका ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 8 डिग्री, 8 अगर ऐसे लिखते हैं एम और ऐसे लिखते हैं एम, तो ये क्या एक तरह से 8 की तरह दिख रहा है ना, देखिए ना बिल्कुल 8 की तरह दिख रहा है, तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं 8 डिग्री। तो 8 डिग्री क्या है, तो मिनी काय, किसको, मिनी काय को, मिनी काय को मालदीव से, मिनी काय को जो है मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अब बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ किसके किसके बीच है, तो ये मिनी काय को लक्षद्वीप से 9। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, लक्ष्य, लक्ष्य जो होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, मिनी नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य जो है मिनी काय, लक्ष्य जो होना चाहिए वो छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 9। कोई कहता है लक्ष्य छोटा रखना है, 9 9 मतलब 9 9 डिग्री, 9 डिग्री का मतलब 9। याद रखेंगे लक्ष्य जो होता है मिनी नहीं होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए, यानी कि लक्षद्वीप मिनी काय के बीच 9 डिग्री चैनल। ऐसे छोटे छोटे जो है सिनॉप्स बना करके, ट्रिक बना करके अपने माइंड में आपको रखना है। अब बात करें 10 डिग्री चैनल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल जो है आप अभी देखा कि लघु अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री करता है। और बात करें सबसे एक और इम्पोर्टेंट है पाक जल संधि, पूछता है कई बार पाक जल संधि किसके किसके बीच है, तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका के बीच जो है आपको पाक जल संधि देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है। निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का तट रेखा जो है सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, देखिए
यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए, पता नहीं इसका प्रश्न का उत्तर ए क्यों दिया गया है, लेकिन इसका उत्तर तमिलनाडु होना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई जो है 10,168 जो है 69 है। आप लोग इसको एक बार चेक करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। हमारे अनुसार तो इसका तमिलनाडु होना चाहिए, लेकिन इसका आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। तो आप लोग इसको चेक कीजिएगा एक बार, क्योंकि आंध्र प्रदेश का मैंने जहाँ तक हमको याद है कि 1053 जो है 1053 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इसका जो है तमिलनाडु का ज़्यादा है। आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, अगर ऑप्शन में गुजरात रहता तो गुजरात का सबसे ज़्यादा हो जाता। एक उसको चेक करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ अब अच्छे से दिख रहा है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक को उत्तरी भारत के मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? तो ये आपका है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है ये शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है। कौन सा? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, इसको याद रखिएगा, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में नाइट्रोजन, साथ साथ में याद रखेंगे क्या आप? ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किस चीज़ की? तो ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की कमी भी पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। ह्यूमस की भी कमी आपको पाई जाती है किसमें? तो जलोढ़ मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितने पूरे ऑल इंडिया में जो देखा जाए पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना है? तो यह है 33.5% एरिया पर जो है आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? किस किस्म की कॉफ़ी भारत में अधिक मात्रा में उत्पादित होता है? तो वो है रोबास्टा। याद रखेंगे, रोबास्टा किस्म की कॉफ़ी जो है भारत में सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। रोबस्टा किस्म की भारत में मुख्यतः जो है 2 किस्म की जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन होता है। एक होता है अरेबिका। क्या होता है? अरेबिका। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक होता है अरेबिका और दूसरा होता है रोबस्टा। ये दोनों होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो आपका रोबस्टा हो जाएगा। ठीक है, रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग प्रश्न में इसका कमेंट करके बताइएगा कि कॉफ़ी बोर्ड जो है भारत में, कॉफ़ी बोर्ड भारत के कहाँ पे है? भारत में जो है कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे स्थापित है? कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है कॉफ़ी बोर्ड, वो कहाँ पे है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए। ठीक है, लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा जो है ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। लोहरदगा कहाँ है? झारखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका। ठीक है, देश के कुल बॉक्साइट का भंडार लगभग 51% उड़ीसा में है। 51% जो है बॉक्साइट का भंडारण कहाँ पे है? तो आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान के सहयोग से कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किया गया था। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान के सहयोग से हुआ था। याद रखिएगा। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू। लिंगानुपात सबसे कम किसका है? तो इसका है हिंदू का लिंगानुपात है, 931 है। कितना है? 931। देखिए, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार जो है हिंदू का लिंगानुपात 931 सबसे कम है। ये 931 जो है ये सबसे कम है। वहीं बात करें धर्म आधारित जो जनगणना हुआ था 2011 के अनुसार, उसमें जो है ये इसको 2015 में जारी किया गया था। 2015 में ये जारी किया गया था। और इसमें बात करें अगर, तो सबसे जो है कम लिंगानुपात वाला धार्मिक वर्ग जो था सिख था, 893 था इसका। ठीक है,
लेकिन ये जो है 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम हिंदू का हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेसेटा का पठार जो है, मेसेटा पठार ये स्पेन में है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है चियापास का पठार, चियापास का पठार मैक्सिको में है, ये भी याद रखना है आपको, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है यूकान का पठार, यूकान का पठार जो है ये चीन में नहीं, चीन में नहीं है, सॉरी, ये सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सी गलत हो गया, यानी कि डी आपका ऑलरेडी सही है, यानी कि किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित है। इसको अच्छे से रोक के वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो देखिए ये जो मेहराब होता है, ये जो है स्थापत्य कला की एक शैली है मेहराब, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ये पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। बाकी गारा, यारडांग और ज्यूगेन जो है ये पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहा है कुमारी, कुमारी नामक स्थानांतरण कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? कुमारी नामक स्थानांतरण कृषि, जिसको झूम खेती भी कहते हैं, इसका संबंध जो है किससे है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में जो है झूम खेती को जो है तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपको कुमारी कहते हैं। अब अन्य नाम इसके जैसे झूम खेती के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपकी बात करें तो कहीं पूछेगा झारखंड में इसको कहते हैं कुरुआ, कुरुआ कहते हैं, झारखंड में क्या कहते हैं, कुरुआ कहते हैं। वही बात करें अगर, चलिए इसको कुछ देख लेते हैं, कुछ स्थानांतरण कृषि के बारे में। देखिए सबसे पहले झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में इसको क्या कहेंगे, झारखंड, झारखंड में इसको कहते हैं कुरुआ, कुरुआ, कुरुआ के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें पेंडा या पोंडू, पेंडा या पोंडू कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये कहाँ का है, ये आपको होगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में इसको झूम खेती को इसी नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें डहिया, डहिया कहाँ कहते हैं, डहिया, तो डहिया नाम से कहाँ पे जानते हैं इसको, ये एमपी में जानते हैं, मध्य प्रदेश में झूम खेती को डहिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बात करें अगर खील, तो हिमालयन क्षेत्र में आप जाएंगे तो इसको खील कहते हैं, खील कहाँ पे कहते हैं, हिमालयन क्षेत्र में, हिमालयन, हिमालयन, ठीक है, हिमालयन एरिया में जाइएगा तो इसको खील के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखना है। अगली बार हो सकता है प्रश्न यहाँ से घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से अगला कह रहा है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? यहाँ पे आपसे ठंडी जलधारा पूछी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे तो मेंशन कर दिया है कि प्रशांत महासागर की, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? देखिए ठंडी जलधारा की बात करें तो 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओयोसीओ जो है, ओयासीओ, ये आपकी ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये शुरू होती है आपको बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होती है, ये ओयोसीओ जलधारा, ठीक है। और प्रशांत महासागर की अन्य बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे कि क्यूरोसीओ है, अलास्का की धारा है, सुसीमा की धारा है, उसके अलावा आप बात करें तो एक और है, क्या नाम है उसका, एल्निनो की धारा है। तो इस सबको याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? आपका अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले वर्तमान में देखिए अभी 6 है, लेकिन पहले 7 हुआ करते थे, जो कि आपका 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में हुआ था, इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को, जो कि मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था, उसको हटा करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो यही जो है आपका एक हट गया, जिसको 300 ए में, 300 के ए में यानी कि क में इसको शामिल कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो आपका जो है अभी मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार इसको जो है
जो है इसको जो है संपत्ति के अधिकार को 300 क में शामिल कर दिया गया था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने को मिलता है। ये जो हम मौलिक अधिकार की क्लास लेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में मौलिक अधिकार को हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। देखिए वास्तविक प्रमुख की बात करें और एक होता है कार्यपालिका प्रमुख जैसे पूछा जाता है। संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग कब होगा बताइए। इसमें से ऑप्शन देखिए। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा। देखिए ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे, वहाँ पे राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कोई अंतर नहीं होगा। बाकी दोनों ऑप्शन फिर से गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका राइट है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको ध्यान लगा के थोड़ा सा पढ़ते तो आप इसका आंसर कर सकते थे। चलिए अगला बात करें 27 नंबर। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा लीजिए, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि समिति से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आपके बिहार दरोगा के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? ये था आपका जॉन मथाई। जॉन मथाई की समिति के सिफारिश पर जो है आपका पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, इसको याद रखना है। इस समिति में टोटल सदस्य की बात करें तो टोटल सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, और इसकी बात करें, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और इसको याद रखना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको कैसे भी करके याद रखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1993, 1993 में जो है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए 102वां संविधान संशोधन एक हुआ था। 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 2018 में। 2018 में 102 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इसमें अनुच्छेद 338, कितना? अनुच्छेद 338 जो था, इसी के तहत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को मतलब अब एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया था। उसको जो है एक संवैधानिक संस्था का रूप दे दिया गया था 102वां संविधान संशोधन में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। इसको याद रखना है, 1993 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 70th में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी 70th में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा कि जो भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मंत्रालय भी देख लेते हैं, जैसे बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा मंत्रालय मिला था? तो इनको मिला था स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा? याद रखिएगा इनका भी, स्वास्थ्य मंत्री थी ये। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी, अमृत कौर थी, इसको याद रखिएगा। जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय मिला था? तो जॉन मथाई कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? तो जॉन मथाई रेलवे और परिवहन। कौन सा? रेलवे एवं परिवहन। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जो था वो जॉन मथाई के पास था, इसको याद रखिएगा। और बात करें, अब एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये उद्योग मंत्रालय इनके पास था। कौन सा मंत्रालय था? उद्योग मंत्री थे ये। उद्योग मंत्रालय जो था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास हुआ करता था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं कौन थे? देखिए सबसे पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। और बात करें इसमें कौन सदस्य नहीं था, तो देखिए के.एम. मुंशी इसके सदस्य बिल्कुल थे। पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि पी.वी. नरसिम्हा राव ये तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये भी आपके सदस्य थे। एन माधव राव जो थे ये भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। एक तरफ अनुच्छेद दिया है, दूसरी तरफ दिया है विवरण उससे संबंधित। तो अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 क्या है बताइएगा। अनुच्छेद 44 जो देखिए इसमें अगर ऐसा प्रश्न आता है ना तो आपको अगर 1 से 2 इसमें आपको आता है ना तब भी आप आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 44 सी को लगाते हैं। सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का 3 बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता जिसको यूसीसी, ठीक है, यूसीसी जो है ये आपका 44 में है। अनुच्छेद बात करें 40 की तो 40 का क्या होगा? ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। बात करें अनुच्छेद 48 की, कृषि एवं पशुपालन का संगठन कर रहा है डी नंबर में, तो ये आपका जो होगा ये डी का 4 जो है। और अनुच्छेद 41 कह रहा है कि बी का क्या कह रहा है? तो यानी कि 1 2 3 4 यानी कि चारों का चारों जो है आपका सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। यानी कि 1 2 3 4 ये तीनों के तीनों जो है आपका सही दिया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे बनते हैं। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा था, देखिए कि अनुच्छेद 41 दिया हुआ था, इसका क्लॉज कोई नहीं दिया हुआ था। तो 41 यही होता है, काम करने का अधिकार जो है आपको संविधान के अनुच्छेद 41 में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? प्लास्टिक मनी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्लास्टिक मनी का उदाहरण कौन सा है? सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 43 आ गया। हम लोग कौन सा प्रश्न देख रहे थे? 31 32 देखना है हम लोग को। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके तो अनंत शयनम आयंगर। अनंत शयनम आयंगर जो थे ये आपके प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। अनंत शयनम आयंगर, इसको याद कीजिएगा, साथ साथ बोलिएगा आप भी। अनंत शयनम आयंगर, अनंत शयनम आयंगर जो थे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखना है, कैसे भी इसको याद रखिएगा। चलिए, अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा कौन थे, तो वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये जो थे जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और अगला मैथ का प्रश्न आता है। तो मैथ का प्रश्न है तो इसका आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, नई जैसे पूछा जा रहा है कि एक टीवी की कीमत 20% की कमी की गई मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, तो नई कीमत की बात करें तो आपका हो जाएगा 20% है, यानी 20 यानी कि कितना टोटल है? तो यानी 80 है, कितना में? 100 में करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि ये काट दीजिएगा तो 1/4 गुने 100 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 25 से काट दीजिए, यानी 25% आपका आएगा। इसको आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ्स का है, इसका भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जाएगा आपका 29 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि ए पूछा जा रहा है मैथ्स में, 15 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से हरा देता है और बी सी को 150 मीटर से हरा देता है तो ए सी को कितनी दूरी मीटर से हरा देगा? ये प्रश्न को आप लोग इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 240 मीटर। आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि क्या ये सही है, 240 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर। तो 36 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1000 इसका आंसर आएगा। अगला बात करें 37 नंबर। तो 37 नंबर जो होगा 5 अनुपात जो होगा 4 में आपका इसका राइट आंसर आएगा। देखिए मैथ्स के जो भी प्रश्न दिए गए उनको सॉल्व कराते हैं तो क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसलिए आपके लिए एक तरह से होमवर्क ही समझिए, ये आपको होमवर्क के तौर पर इसको पूरा करना है। और इसको करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में मान लीजिए उतना वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 2 प्रश्न 4 प्रश्न 5 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं और मेंस में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो मैथ्स रीजनिंग को भी थोड़ा थोड़ा आपको करना होगा। तो ये जो भी आपको बताया जाता है आप लोग खुद से सॉल्व करके इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है खास कोड में, बहुत ईजी है। रोज को इतना लिखा जाता है तो चेयर को इतना लिखा जाता है, इसके अनुसार जो है सर्च कोड को याद कीजिए, सर्च को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको जो आप लोग करिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 46 73। इसमें से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या इसमें से कौन सा होगा, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें लुप्त संख्या कौन सा होगा? तो 39 नंबर का आपका राइट आंसर जो होगा, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व इसको भी कीजिएगा। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किस
निम्न में से कौन पाता है? देखिए इन्फ्लेशन जो होता है यानी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ निम्न में से किसको प्राप्त होता है पूछा जा रहा है। तो मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ जो होता है वो ऋणी को प्राप्त होता है। ऋणी जो होता है यानी कर्ज लेने वाला जो होता है उसको मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ होता है। बात करें मुद्रास्फीति क्या होती है, तो देखिए जब वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, जब वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, ठीक है, अर्थात वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है। जैसे देखिए सिंपल सा समझिए कि मुद्रा का मूल्य घट जाए, सिंपल से याद रखिएगा मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। सिंपल भाषा में कोई पूछे मुद्रास्फीति क्या है, तो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो है मुद्रा का क्रय शक्ति में कमी आ जाना ही आपका मुद्रास्फीति होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो टाइम पीरियड कब से कब है, 1961 से 66 आपका इसका टाइम ड्यूरेशन है तीसरी पंचवर्षीय योजना की। इसमें जो है आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसी में जो है ऋणात्मक विकास कृषि में जो है देखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर सुधार से संबंधित है। कर सुधार से संबंधित आपका राजा चलैया समिति है। बात करें अगर वांचू समिति, कुछ समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वांचू समिति के बारे में। एक नंबर में बात करते हैं वांचू समिति। तो वांचू समिति जो है किससे संबंधित है? ये आपका प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे? प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है वांचू समिति। नेक्स्ट बात करते हैं अगर रेखी समिति, कई बार पूछा गया आपसे, रेखी समिति का संबंध किससे है? तो रेखी समिति जो है इसका संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ठीक है। अगला बात करें, एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है रंगराजन समिति। तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से, इसको याद रखिएगा। एक और समिति है जिसको कहते हैं एल.के. झा समिति। एल.के. झा समिति ये भी बिहार दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एल.के. झा जो समिति है, एल.के. झा समिति जो है इसका संबंध जो है आपका किससे है? तो एल.के. झा समिति जो है इनका संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। रेखी समिति और एल.के. झा समिति दोनों का संबंध जो है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स से है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इन सबको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? कौन सा जो है प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक मनी होता है, क्रेडिट कार्ड भी आपका प्लास्टिक मनी होता है, यानी ए और बी जो है इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत, बहुत प्रकार की बेरोजगारी होती है, उसमें से कह रहा है किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से, अगर 5 लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे जो बेरोजगारी है उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। बहुत महत्वपूर्ण, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? आवश्यकता से अधिक जो है श्रमिक किसी काम को कर रहे होते हैं, उसमें अगर आवश्यकता 5 लोगों की है तो उसमें संलिप्त अगर 20 लोग हैं तो उसको कहेंगे हम इसमें क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका हो जाएगा। ये एक अदृश्य बेरोजगारी है, ये आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये बेरोजगारी का एक प्रकार होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, ये देखिए वक्र से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध वर्णन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र जो है बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है, ठीक है। फिलिप्स वक्र की बात करें तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। याद रखिएगा मुद्रास्फीति, यहाँ देखिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी
और बेरोजगारी, इन दोनों के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र। पूछेगा फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है। और अगर पूछ दिया जाए आपसे लेफर वक्र के बारे में, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, लेफर वक्र क्या होता है? तो देखिए, ये अमेरिकी एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था लेफर, उन्हीं के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है दर एवं कर राजस्व के बीच संबंध होता है। दर यानी कि दर मतलब हो गया रेट, आपका दर मतलब हो गया रेट, रेट एवं आपका जो है कर यानी टैक्स, रेट एवं टैक्स यानी दर एवं कर के बीच जो है आपका संबंध को बताता है वो है लेफर वक्र। इसको भी याद रखिएगा। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? ये कौन करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रेपो रेट क्या होता है? सबसे पहले आप लोग बताइए। रेपो रेट जो होता है, देखिए रेपो रेट वह होता है, वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, जैसे आरबीआई जो है किसी भी वाणिज्यिक बैंक से, किससे? किसी भी वाणिज्यिक बैंक से, वाणिज्यिक बैंकों से जो है आपका, वाणिज्यिक बैंकों से जो है अल्पकालिक ऋण लेता है। कैसा ऋण? अल्पकालिक ऋण अल्पकालिक ऋण दे करके अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। यह रिवर्स रेपो रेट नहीं, रेपो रेट होता है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पूछा जाएगा रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। जैसे देखिए अचानक से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी में ये आपको देखने को मिलता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दरोगा में, बीपीएससी में, जो भी एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखिएगा रेपो रेट आपको और रिवर्स रेपो रेट अच्छे से याद करना है। कैसे कैसे इसको किया जाता है इसको आपको अच्छे से कर लेना है। रेपो रेट में वृद्धि के प्रभाव क्या होता है? इसमें प्रभाव, रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा? देखिए, तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण होता है इसको रेपो रेट बढ़ा करके, यानी रेपो रेट जो है आरबीआई के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसके ठीक विपरीत कर दीजिएगा, ठीक है, इसके ठीक उल्टा जो होता है रिवर्स रेपो रेट होता है। नेक्स्ट बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भौतिक राशियां दूसरी तरफ इकाई दी गई हैं, एक तरफ भौतिक राशि एक तरफ इकाई दी गई है, तो इसको सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 47 नंबर को मिलाने का प्रयास करते हैं। आयतन का क्या होगा? कोणीय संवेग और संयंता और विद्युत प्रतिरोध। तो सबसे पहले विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? आपका ओम होता है, डी का 1 हो जाएगा। संयंता जो होता है, संयंता का क्या होता है? तो संयंता का क्या होगा आपका? तो संयंता का जो होता है आपका, ये आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकेंड वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति सेकेंड वर्ग मीटर आपका जो हो जाएगा संयंता का, यानी 2 हो जाएगा। कोणीय संवेग का क्या होता है? कोणीय संवेग जो होता है इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड, किलोग्राम वर्ग प्रति मीटर सेकेंड, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड जो होगा आपका कोणीय संवेग का हो जाएगा, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। आयतन का घन मीटर होता है, सभी को पता है। तो 4 3 2 1 कहाँ पे दिया है? 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जेनर डायोड का प्रयोग जो होता है वो वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जेनर डायोड का आविष्कार जो किया था, किसने किया था? तो उनका नाम था सी जेनर, सी जेनर इनका नाम था, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न काफी अच्छा है। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल जो है इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेक्लांसे सेल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका आविष्कार जो किए थे वो, उनका नाम था जॉर्जेस लेक्लांसे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया लेक्लांसे सेल, ठीक है। कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड जो है, नौसादर जिसको बोलते हैं आप, अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है, ठीक है। उसी में जो है एक जस्ते का कैथोड जो है
जस्ते की छड़ जो है कैथोड के का कार्य करती है, और कार्बन की छड़ एनोड के रूप में उसमें डाल दिया जाता है, और कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2, ये जो होता है कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है। ठीक है, इसका ई कितना होता है, लेक्लांसे सेल का जो है विद्युत वाहक बल कितना होता है, अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो कितना होता है, 1.5 होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है यानी कि विद्युत वाहक बल लेक्लांसे सेल का 1.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? देखिए इस प्रश्न में केवल आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, केवल इतना याद रखना है कि ऐसे परिपथ जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग करेंगे, तो लेक्लांसे सेल, केवल याद याद रखना है, लेक्लांसे सेल का नाम याद रखना है। जहाँ रुक रुक कर धारा प्रवाहित होती है वहाँ पे किस प्रकार के सेल, तो लेक्लांसे सेल। ठीक है, नेक्स्ट, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार कौन किया था? सिंपल है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार कौन किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ देखिएगा कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि देखिएगा दो बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आपस में जब प्रेशर से, फोर्स से दबाइएगा तो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऐसा क्यों होता है, तो दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बिल्कुल राइट है आपका। दाब जब बढ़ेगा, दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, और दाब जो है कम होगा तो बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसके कारण जो है बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बाकी तीनों जो है आपका गलत है, केवल आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 52 नंबर का, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? कई बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो ये सबको पता होगा कि ये नाइक्रोम का तार होता है। फिर विद्युत हीटर पूछे या बिजली का हीटर पूछे, इसमें किस प्रकार का तार का प्रयोग होता है, नाइक्रोम का। और पूछता है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए आप पानी का सतह होगा, उस पर आप तेल को गिरा दीजिएगा तो वो चमकने लगता है। तो तेल की सतह जो होता है, तेल की पतली फिल्म से जो परिवर्तित श्वेत प्रकाशों के प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है, किस कारण वो चमकता है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यतिकरण। प्रकाश का जो होता है व्यतिकरण होता है, इसी के कारण जो है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कुछ चीज़ों याद रखिएगा कि प्रकाश, जो हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, मरीचिका मतलब क्या होता है, जैसे आप सड़क पे कभी कभी जाते हैं ना धूप के गर्मी के दिनों में, तो आप देखेंगे कि सामने लगता है कि पानी लगा हुआ है, लेकिन वो पानी बेसिकली नहीं होता है, वो एक भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम होता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। ये भी जो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे भी चमकता है, हीरा भी किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में खड़ी जो परखनली का चमकना, ये भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीनों को याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से बनते हैं। अगला प्रश्न 54 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। इन कथनों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ऐसे प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न भी इसमें डाले गए हैं सेट में, जिससे आपका तैयारी और भी ज़्यादा बूस्ट होगा, आपकी तैयारी जो होगी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो इस प्रश्न को भी, इसको ध्यान से करते हुए चलिए और समझते हुए चलेंगे। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको पहले देखते हैं। इसको कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही निर्भर होती है। कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर भी निर्भर करती है, केवल क्वथनांक पर निर्भर तो नहीं करती है, ये गलत है आपका पहला ही। अब ये अभिकथन आपका गलत है। कारण क्या है, वाष्पीकरण द्रव्य की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। कह रहा है कि वाष्पीकरण द्रव्य की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है, ये आपका सही है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका अभिकथन एक जो है गलत है, लेकिन कारण सही है। कहाँ दिया है देखिए इसमें, अभिकथन एक असत्य है, कारण दो
सत्य है, यहाँ पे दिया है। यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 54 कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन या निष्पादन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन या निष्पादन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ZnCO3 ये जो है और ZnO+CO2 जो है ये आपका निष्पादन और वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसी से ये संबंधित याद रखिए एक और अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है जिसका कहते हैं हम लोग रेडॉक्स। आप लोग कहीं ना कहीं इस प्रश्न को देखे होंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, आप लोग बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है, देखिए इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जैसे वह इलेक्ट्रॉन को खो देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को खो देगा, उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है दूसरे पदार्थ जो है का अपचयन होता है। जैसे एक का जो होगा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा। वह इलेक्ट्रॉन को अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जो होगा आपका ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को खो देगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है Cu2S+O2 Cu2O और प्लस SO2 हो जाएगा। ये जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि कौन सा वियोजन और निष्पादन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ZnCO3 ZnO+CO2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे 56 नंबर दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पदार्थ है और रासायनिक सूत्र है। तो 56 नंबर का देखते हैं, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है इसका जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो हेमेटाइट का क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 नंबर दिया है, तो यानी 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो गया। मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का Fe3 होता है, Fe3 और क्या होता है O4 होता है, यानी कि 4 है, P का 4 हो गया। कैल्साइट का क्या होता है, कैल्साइट का होता है CaCO3, कहाँ पे दिया है, CaCO3 1 नंबर में दिया है, यानी ये हो जाएगा। अब मैग्नेटाइट का क्या था, ये हो जाएगा। यानी बचा क्या, सीडेराइट का FeCO3 आपका सिंपल एक बच गया, FeCO3 जो आपका सीडेराइट का हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी 2 4 1 3 कहाँ पे दिया है, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। चलिए अगला बात करें, यहाँ पे एक और दिया है ऑक्सी अम्ल क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। ऑक्सी अम्ल जो होता है ये क्या होता है, जिन अम्लों में कहेगा कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। ऑक्सी अम्ल क्या होता है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे कैसे, एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुना होगा आपने, H2SO4। इसमें क्या है, ऑक्सी अम्ल में क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे H3PO4 हो जाएगा, आपको HNO3 हो जाएगा, इसको अमोनिया HNO3, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो जिनमें दोनों होगा वो ऑक्सी अम्ल होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर, विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं यहाँ पे यार इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न गलत हो जाता है, ना पढ़ते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार दो बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है, देखिए सबसे पहले देखते हैं, इसमें वाष्पीकरण किया जाता है, बिल्कुल, क्रिस्टलीकरण भी किया जाता है, आसवन भी किया जाता है, लेकिन छानना ये प्रक्रिया जो होता है ये आपका विलयन के कणों को अलग करने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए 58 हो गया, 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। 59 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग जो होता है डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में इस कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, द क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है
कि वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ध्यान से पढ़िए। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो होता है, अपघट्य मतलब होता है तरल पदार्थों का जो है, तरल पदार्थों का एक समूह जो हो गया उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में, यहाँ पे पूछा जा रहा है, द्रवित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन जो करते हैं हम लोग फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स में हम लोग जो है पुष्पीय पौधे के अध्ययन का करते हैं, फेनरोगेम्स में। पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, फेनरोगेम्स में करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से निम्नलिखित अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। देखिए पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होता है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होता है। ये भी एक अलग तरह से मतलब इन दोनों को भिन्नता का कारण हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलना होगा। तो 62 नंबर कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। तो 62 में क्या हो जाएगा, तारक केंद्र सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल जो होगा इसके कारण जो होगा दोनों अलग अलग होता है। इसकी भिन्नता का कारण है सेंट्रियोल, इसको तारक काय कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है देखिए बेसिकली जो बात करें कि तारक काय सेंट्रियोल जो होता है ये पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये सेंट्रियोल यानी तारक काय पाया जाता है। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। 63 नंबर कह रहा है सॉरी 63 नंबर कह रहा है कि कौन सा जोड़ा इसमें कह रहा है गलत है। तो देखिए आम का अष्टी फल सही है, अमरूद का सरस फल ये भी सही है, सूरजमुखी का संपुट नहीं, ये गलत है आपका, सूरजमुखी का संपुट नहीं होगा, सूरजमुखी का संपुट नहीं होगा, ये गलत है आपका, यानी सी नंबर आपका हो जाएगा। अनानास का जो है सोरोसिस होता है, ये भी सही है, अनानास का सोरोसिस होता है। देखिए फलों के जैसे प्रकार हैं, अब फलों के नाम भी हैं, जैसे कहते हैं पोम कहेगा तो पोम मतलब क्या हो गया, नाशपाती। पोम मतलब नाशपाती, नाशपाती। तो जैसे फलों के क्या है, ये प्रकार है, एक प्रकार के अष्टी फल हो गया। अब अष्टी फल में कौन कौन आएगा, आम आएगा, बादाम आएगा, नारियल आ जाएगा, अखरोट आ जाएगा, ये सब अष्टी फल कहलाते हैं। सरस फल में कौन आएगा, अंगूर आएगा, सुपारी आएगा, अमरूद आएगा, केला आ सकता है, और क्या आएगा, जामुन आ सकता है, और टमाटर आ सकता है, पपीता आ सकता है, खजूर आ सकता है। तो ऐसे फलों के प्रकार को बांटे गए हैं। तो इसको जो है मैं एक अलग क्लास लेकर के बहुत अच्छा से तरीके से आपको समझा दूंगा। कई बार पूछा, इस बार बीपीएससी 71 का पेपर हुआ तो उसमें पूछ दिया था आम का हम लोग के कौन सा भाग खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति को खाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इन सभी को जो है हम एक क्लास ला करके वहाँ पे उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसके लिए एक मैराथन क्लास जो है 2 घंटे का आएगा। उसमें सब चीज़ जो है वो चाहे वो इससे संबंधित हो या चाहे कोई मुख्यालय हो, और बहुत सारी चीज़ों को उसमें कंप्लीट करके आपको करा दिया जाएगा। केवल इसको याद रखिएगा कि ये जो है आपका सूरजमुखी का संपुट नहीं होगा, बाकी ये तीनों को याद कर लीजिएगा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो कीट श्वसन कैसे करता है, ट्रेकिया से करता है, जिसको हिंदी में वातक तंत्र कहते हैं। ट्रेकिया को ही जो है तो इसको ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया भी याद रखिएगा, ट्रेकिया कई बार हिंदी पूछ दिया जाता है। तो ट्रेकिया से श्वसन करते हैं। कीट किससे श्वसन करते हैं, ट्रेकिया से करते हैं। ठीक है, और कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर बात करें त्वचा से, त्वचा से कौन, केचुआ किससे करता है, केचुआ, केचुआ, केचुआ किससे श्वसन करता है, तो वो त्वचा से करता है। क्लोम से कौन करता है, मछली करती है, मछली श्वसन किससे करती है, क्लोम से करती है। अब फेफड़ा से मनुष्य करता है, सबको पता होगा मनुष्य हो गया फेफड़ा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं, देखिए पढ़ते हैं। आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। बिल्कुल पहला ही आपका ऑप्शन सही है कि विटामिन वो होते हैं जिनका संश्लेषण हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में उनका संश्लेषण नहीं होता है। इनको हम लोग बाहर से कंज्यूम करते हैं, बाहर से इनको अपने शरीर के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन के माध्यम से लेते हैं विटामिन को। ठीक है, जैसे बात करें विटामिन के बारे में, देखिए 2 प्रकार के विटामिन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो 2 विटामिन होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन,
पूछेगा जल में, देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो जल में होता है वो बी एंड सी। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होता है। एक पूछता है आपसे, कई बार पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। याद रखिए ए डी ई के, ए बी छोड़ करके डी ई के, ए डी ई के जो होता है ए डी ई के, एडेक, एडेक याद रखिएगा ट्रिक बना करके एडेक। और बी सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, एडेक जो होता है वसा में घुलनशील होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, कूट की सहायता से सही उत्तर चयन करें। पदार्थ है, एक तरफ उसका उपयोग है, एक तरफ पदार्थ दिया है, दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, ये कृत्रिम हीरा होता है। 1 का 3 हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, कृत्रिम हीरा होता है। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु क्या होता है, तो ये आपका कार्बन तंतु जो पदार्थ होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वायुयान में किया जाता है। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण में होता है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो होता है ये प्रतिशक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का प्रयोग होता है, प्रशीतक के रूप में होता है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास आपका प्रोटीन नहीं है। थोड़ा सा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो इसको जल्दी से थोड़ा सा फिनिश करते हैं हम लोग। चलिए 68 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ये तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है 68 नंबर का। तो तुमने मेरा दिल जीत लिया, 68 का क्या, यू वन माई हार्ट, यू वन माई हार्ट कहाँ दिया है, यू वन माई हार्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेंज सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। somebody has stolen his पर्स, somebody has stolen his पर्स, तो इसको पर्स क्या होगा, इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो 69 का क्या हो जाएगा, his पर्स हैज बिन स्टॉलन, हैज बिन स्टॉलन कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। देखिए अब कई बार जो है पिछली बार से देखा जा रहा है कि 6-7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश का भी मिक्स करके दिया जा रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना है। 70 का कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म कह रहा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म, लाइक्ड दैट फिल्म, रमेश सेड दैट ही लाइक दैट फिल्म, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 वर्ण किसके योग से बना है, 6 वर्ण जो है किसके योग से बना है, तो 2 व्यंजनों के वर्णों से योग से बने स्वर्ण जो होता है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, आपको पता होगा। 6 जो बना है क स सॉरी क और स, इससे बना है आपका 6 बना है, याद रखिएगा। अगला बात करें जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में कौन सी संधि है, एक सेकंड, यहाँ पे जगदीश में कौन सी संधि है, यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगदीश में आपके कौन सी संधि हो जाएगी, 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि है आपका। कौन सा संधि है, जगदीश में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि आपका हो जाएगा, जगदीश में व्यंजन संधि। नेक्स्ट बात करते हैं, ओलंपिक कह रहा है कि ओलंपिक खेल में, ओलंपिक जो है खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है आपका मैरी लीला राव, मैरी लीला राव जो है ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 का बात करें, एयरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है, एयरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस का है एयरोफ्लोट एयरलाइंस। बात करें द हिंदू समाचार पत्र, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई हो जाएगा। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी कमला नदी के किनारे है। बात करते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 77 नंबर का देखिए 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश के बीच जो है आपका बिहार है, इसको याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी वाणिज्यिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? बिहार में कब मिली थी उनकी सफलता? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर सी 1651 में हो जाएगा। देखिए कई बार इसका आंसर जो आपको देखने को मिलेगा, डचों का पूछेगा तो 1632 होगा। कंफ्यूज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, किसी को लगेगा बी होगा, लेकिन बी नहीं होगा, आपका सी होगा। 1651 में इनको जो है व्यापारी केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता यहाँ पूछा गया, ध्यान से रखिए। डचों के द्वारा जो है 1632 में किया गया था, लेकिन वास्तविक सफलता यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा 1651 में मिला था। अगला कह रहा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 81 नंबर का। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? तो पक्षियों की गणना से संबंधित है एवी लिस्ट, याद रखिएगा। अगला भारत के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? भारत के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कतर का है। अगला बात करें 84 नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान ने जो है भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, जो इरेल कहते हैं जिसको, को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है? जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर मोदी जी गए थे के दौरान प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा, उनका नाम था फिलिपा कार्सेरा, को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए? तो कहाँ पे ये निर्मित हुआ था? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में निर्मित जो है चांदी का जो था क्लच पर्स उपहार में दिया मोदी जी ने। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट वीवीआई, इसको नोट कर लीजिएगा, वीवीआई है ये आपके लिए। तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। इस मतलब योजना बेसिकली क्या है? गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000 संगीतकारों को 15,000 संगीतकारों को और 7500 जो है विद्यार्थियों को और 3,000 दिए जाएंगे। ये मतलब अलग अलग योजना के तहत जो है उनको राशि दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत। अगला बात करते हैं हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 88 नंबर। 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा, लद्दाख में किया गया। अगला बात करें जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्नलिखित में से कौन सी टीम उप विजेता रही? 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विजेता पूछा गया, तो ये आपका विदर्भ की टीम जो है आपकी विजेता रही विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में, जो कि जनवरी में आयोजित किया गया था। बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की, तो हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन से? तो मुख्य पुजारी कौन थे? आचार्य सत्येंद्र दास थे, उनका निधन हो गया है, इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। बात करें 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको आलोक जोशी को, आलोक जोशी राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जो है कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था क्या? मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। थोड़ा सा फास्ट करते हैं।
क्योंकि बैटरी भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुका है, और इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, काफ़ी समय भी हो चुका है। तो हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन है, यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में जो है सबसे शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है पूछा गया है। तो 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT दिल्ली है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो अंतरिक्ष दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो है अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो आपका लैंड किया था। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का क्या नाम है। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का क्या नाम है। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदवी नाम है। ठीक है, अगला बात करते हैं 96 नंबर। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में पूरी ओडिशा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा रहे हरा सोना, हाल ही में चर्चा रहे हरा सोना हरा सोना नाम किसकी किस्म है पूछा जा रहा है। तो हरा सोना किसकी किस्म है, 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांस की किस्म है हरा सोना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 99 नंबर। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 200 मीटर जो है स्टीप लचेज में स्वर्ण पदक जीता है। स्टीप लचेज में स्वर्ण पदक जीता है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशी यादव ने जीता है। अंत भला तो सब भला। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार सरकार अधिवास नीति लागू की गई है। कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई है 35% आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सीमित करने, काफी चर्चा में रहा था। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 जुलाई। डेट याद रखिएगा, 8 जुलाई 2025 को। तो आज जो है हम लोगों ने जो है सेट 1 को अच्छे से कंप्लीट किया है, और कल से हम लोग जो है सेट 2, कल जो है आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। इसका PDF जो है आपको अगर डाउनलोड करना है तो मैं बता दिया हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसको आप लोग जो है आप लोग भी चाहे तो अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज का टारगेट रखते हैं कम से कम 500 लाइक्स को पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक्स करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, जिससे आगे आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अगर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी सेट होगा यहाँ पे डेली बाय डेली पूरे सेट को कंप्लीट कराया जाएगा आपका। और साथ ही साथ जो है आपको व्याख्या के साथ भी जो भी चीज़ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उस चीज़ को आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।